गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज अपन 12th क्लास एमपी बोर्ड बिजनेस स्टडी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, व्हाट आर द कॉमन बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। एक प्रभावशाली जो कम्युनिकेशन यानी कि संदेश होता है उसमें क्या क्या बैरियर्स मतलब दिक्कतें या रुकावट आती हैं वो हमें बतानी है। तो पहली जो रुकावट है इसमें बैरियर्स एज टू स्टेटस। It is generally seen that person of higher status do not freely talk with persons of lower status। पहले पॉइंट में ये लिखा है कि मान लो अचानक हमारे सामने कोई बहुत बड़ा क्रिकेटर या फिल्म स्टार आ जाए या फिर हमारे देश के जो सीएम या पीएम आ जाए तो हम उनसे खुल के बात नहीं कर पाएंगे। हम उनसे बहुत ही लिमिट में संकोच करेंगे बात करने में। जो वो क्वेश्चन पूछेंगे बस हाँ या ना में हम उनको मोस्टली रिप्लाई करा करेंगे। तो पहला पॉइंट है हमारा इसमें बैरियर्स एज टू स्टेटस। हम ज्यादा बड़े पावरफुल आदमी से बात करने में थोड़ा सा हेजिटेशन करेंगे। नेक्स्ट है हमारा बैरियर्स एज टू लैंग्वेज। दोनों ही आदमी जो आपस में बातचीत कर रहे हैं उनको सेम जो लैंग्वेज है उसका नॉलेज होना चाहिए। मान लो कोई आदमी है, एक आदमी को तमिल आती है और दूसरे को हिंदी आती है, तो वो आदमी अपनी जो बात है वो खुल करके नहीं कर पाएंगे। वो दोनों एक दूसरे की जो भाषा है उसको नहीं समझ पाएंगे, तो ये भी एक दिक्कत होती है इसमें। नेक्स्ट, बैरियर्स एज टू लिसनिंग। बैरियर एज टू लिसनिंग का मतलब ये होता है कि मान लो हम सामने वाले से कुछ कह रहे हैं और उसका ध्यान ही नहीं है, वो हमारी बात ध्यान से सुन ही नहीं रहा है। जैसे क्लास में 40 बच्चे हैं, टीचर जब पढ़ा रहा है तो वो तो 40 बच्चों को पढ़ा रहा है, लेकिन मोस्टली 40 में से कम क्लास में 10 बच्चे ऐसे होते हैं जो टीचर की बात सुनते ही नहीं है। तो जब वो टीचर की बात सुनते ही नहीं है तो फिर वो इसलिए क्वेश्चन आंसर का रिप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो हम तो मैसेज दे रहे हैं, हम तो बच्चों को या स्टूडेंटों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन जब स्टूडेंट उन क्वेश्चनों के जो आंसर है उसको ध्यान से सुन ही नहीं रहे हैं तो वो उसका ठीक से रिप्लाई भी नहीं करेंगे। नेक्स्ट है हमारा सीमेंटिक बैरियर्स। सिंबल एंड वर्ड यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन ऑफ फैक्ट एंड फीलिंग में डिफर पर्सन फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। पुराने जमाने में कोड वगैरह होते थे। जैसे मान लो हमें कोई मैसेज या फिर कोई संदेश भेजना है तो पुराने जमाने में जो भी गुप्त सूचनाएं वगैरह होती थी वो जो दूत वगैरह होते थे वो ले जाते थे, तो उनको हम सिंबल या वर्ड में देते थे। अब अगर बीच में किसी आदमी ने किसी दूसरे देश के सेना ने उस हमारे दूत को रोक लिया है तो फिर उनको वो कोड या फिर सिंबल समझने में प्रॉब्लम आती थी। सिंबल और जो वर्ड्स होते हैं वो दोनों वही लोग समझ सकते हैं जिनको पहले से बताया गया है। नेक्स्ट है हमारा फिजिकल बैरियर्स। फिजिकल बैरियर्स का मतलब होता है भौतिक दूरी। कभी कभी क्या होता है, बारिश जब होती है तो उसके बाद हम कहीं पे फोन ऑन लगाते हैं ज़्यादा दूर। जैसे मान लो अभी हम मध्य प्रदेश में हैं और हमें लेह या लद्दाख में किसी से बात करनी है, या फिर अभी हम यूपी में हैं और हमें कहीं तमिलनाडु वगैरह में फोन ऑन लगाना है। तो बारिश के बाद कभी कभी क्या होता है, फोन ठीक से नहीं लग पाता है, नेटवर्क प्रॉब्लम वगैरह आ जाता है, या फिर बारिश आरिश की वजह से कोई दिक्कत हो जाती है, तो उसको हम कह सकते हैं फिजिकल बैरियर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, एक्सप्लेन डिफरेंट फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंटेंसिव। फाइनेंशियल मतलब पैसे से और नॉन फाइनेंशियल का मतलब होता है बिना पैसे के। हम अपने जो एम्प्लॉयज हैं उनका कॉन्फिडेंस या उनका जो काम करने का जो तरीका है वो बढ़ा सकते हैं। पैसे से भी हम उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसको सुधार सकते हैं, और नॉन फाइनेंशियल मतलब होता है बिना पैसे के भी अपने वर्करों को मोटिवेट कर सकते हैं। तो हमें इन दोनों में डिफरेंस बताना है, मॉनेटरी मोटिवेशन और नॉन मॉनेटरी मोटिवेशन। तो दोनों में जो डिफरेंस है उसमें पहला पॉइंट है हमारा, इट इज सुटेबल इन द केस ऑफ वर्कर्स, और सेकंड साइड में लिखा है इट इज सुटेबल इन द केस ऑफ मैनेजर्स। तो अगर हमें अपने वर्करों का हौसला बढ़ाना है तो मोस्टली हमें पैसे से ही बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जो मजदूर वगैरह होते हैं वो गरीब होते हैं। अगर हमें उनसे काम अच्छा करवाना है, ज़्यादा करवाना है, तो हमें उनको पैसे वगैरह दे करके उनको खुश करना पड़ेगा। और जो नॉन फाइनेंशियल होता है, इट इज सुटेबल इन द केस ऑफ द मैनेजर। लेकिन हमारे जो बड़ी पोस्ट पे जो मैनेजर वगैरह काम कर रहे हैं, अगर हमें उनका हौसला बढ़ाना है तो हमें मैनेजर वगैरह की सबके सामने तारीफ करनी होगी। हमारे पूरे वर्कर्स, हमारे जो
पूरा हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके सामने हमें मैनेजर वगैरह की तारीफ करनी होगी कि हाँ हमारे ये जो मैनेजर हैं इन्हीं की वजह से हमें फैक्ट्री में काफ़ी प्रॉफिट हो रहा है। तो ये हो गया हमारा नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन। नेक्स्ट है इसमें हमारा मॉनिटरी इंटेंसिव्स आर मेजर इन द टर्म ऑफ मनी। अगर हम किसी एम्प्लॉय का या वर्कर का सैलरी बढ़ा दें या हम उसका इंक्रीमेंट कर दें तो इसको हम पैसे से मेजर कर सकते हैं, लेकिन जो नॉन मॉनिटरी मोटिवेशन होता है उसको हम पैसे से मेजर नहीं कर सकते हैं। हमने किसी आदमी की तारीफ करी है तो इसको हम पैसे से मोटिव या मेजर वगैरह नहीं कर सकते कि हमने उसकी कितनी तारीफ करी है। जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो है मॉनिटरी मोटिवेशन इंक्लूड सैलरी और वेजेस अलाउंस ईटीसी। अगर हम अपने वर्करों का मोटिवेशन कर रहे हैं वो भी पैसे से कर रहे हैं तो इसमें सैलरी या वेजेस आ सकती है कि हमने अपने वर्करों की मजदूरी बढ़ा दी या फिर हमारे जो एम्प्लॉयज हैं हमने उनकी सैलरी बढ़ा दी। जबकि जो नॉन मॉनिटरी मोटिवेशन होता है इसमें स्टेटस जॉब सिक्योरिटी वगैरह आता है कि हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो कर्मचारी थे उनको हमने परमानेंट कर दिया तो वो खुश हो जाएंगे, या फिर कोई छोटी पोस्ट पे काम कर रहा था हमने उस आदमी को उसी ग्रुप का सीनियर बना दिया तो इससे उसका जो रैंक है या स्टेटस है वो बढ़ जाएगा। हमने उसकी सैलरी 1 भी रुपये नहीं बढ़ाई लेकिन हमने उसको सीनियर बना दिया उसी ग्रुप का, तो इस तरह से हम अपने वर्करों का मोटिवेशन कर सकते हैं बिना पैसे से। नेक्स्ट हमारा फोर्थ पॉइंट मॉनिटरी मोटिवेशन प्रोवाइड फाइनेंशियल बर्डन टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एंटरप्राइज। अगर हम अपने वर्करों की मजदूरी या सैलरी बढ़ा दें तो ये फैक्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन पर एक अतिरिक्त बर्डन यानी कि बोझ पड़ जाता है। किस चीज का? पैसे का, कि फैक्ट्री के ऊपर ही अचानक 10-15 लाख रुपए का अधिक खर्चा बढ़ जाएगा फैक्ट्री का या ऑर्गेनाइजेशन का। जबकि नॉन मॉनिटरी मोटिवेशन डज नॉट प्रोवाइड एनी फाइनेंशियल बर्डन टू द ऑर्गेनाइजेशन। अगर अपने वर्करों की अपने मैनेजरों की खूब तारीफ कर रहे हैं, दिन रात तारीफ कर रहे हैं, उनसे खूब अच्छा काम हम करवा रहे हैं तो इससे फैक्ट्री का कोई भी फाइनेंशियल बर्डन या बोझ नहीं बढ़ता है। नेक्स्ट है हमारा मॉनिटरी मोटिवेशन इज विजिबल। अगर हम किसी आदमी को सैलरी वगैरह एक्स्ट्रा दे रहे हैं तो उसको हम देख सकते हैं, तो जो मॉनिटरी मोटिवेशन है वो विजिबल होता है, जबकि नॉन मॉनिटरी मोटिवेशन दिखाई नहीं देता है। अगर हम किसी आदमी की तारीफ वगैरह कर रहे हैं तो इसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसको हम देख नहीं सकते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर का, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन। अंगूरी लता या अंगूरी बेल। अंगूर की जो बेल होती है ना कभी वो सीधी नहीं जाती वो हमेशा टेढ़ी मेढ़ी कभी भी किसी भी साइड बढ़ सकती है। तो हमें पढ़ना है व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन। इसको हम जिगजैग कम्युनिकेशन भी कह सकते हैं, टेढ़ा मेढ़ा। तो जो हमारी सूचनाएं हैं वो टॉप लेवल से लेकर के लोअर लेवल तक पहुंचनी चाहिए, कैसे भी पहुंचे, किसी भी प्रकार से पहुंचे, बस पहुंचनी चाहिए, तो उसी को अपन कहते हैं ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन। तो ये अधिकतर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में अधिकतर होता है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन रिफर टू दैट कम्युनिकेशन विच इज फ्री फ्रॉम ऑल शॉर्ट ऑफ फॉर्मेलिटीज, जहाँ पर कोई भी फॉर्मेलिटीज यानी कि औपचारिकता नहीं निभाई जाती है। इट इज बेस्ड ऑन द इनफॉर्मल रिलेशनशिप बिटवीन द सेंडर एंड द रिसिपेंट। यहाँ पर कोई ऑफिशियल रिलेशन भी नहीं है, दो दोस्त हैं आपस में बातचीत कर रहे हैं, वो चाहे जैसे बात करें, चाहे फोन पे बात करें, चाहे मुंह से बात करें, वो कैसे भी बात कर सकते हैं। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज आल्सो टर्म एट ग्रेपवाइन। जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होती है उसमें रूमर्स वगैरह ज्यादा होती हैं, अफवाहें। दिस इज बिकॉज द ओरिजिन एंड फ्लो ऑफ द इनफॉर्मल ट्रांसमिटेड मैसेज जस्ट कैन नॉट बी इजिली ट्रेस्ड। मान लो हम किसी की बुराई कर रहे हैं तो ये चीज नीचे तक जाएगी और इसका जो ओरिजिन है किसने बुराई शुरू करी थी ये चीज कभी भी पकड़ में नहीं आती है। क्यों? क्योंकि बुराई हमेशा कोई भी आदमी अगर करता है तो वो हमेशा ओरल करता है, रिटर्न में कोई नहीं करता है। तो जो अफवाहें हैं, जो रूमर्स होती हैं, उनकी जड़ कहाँ से स्टार्ट होती है कभी भी पकड़ में नहीं आती है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर का, डिस्कस द फंक्शन ऑफ सुपरवाइजर। सुपरवाइजर यानी कि ठेकेदार जो होता है, फोरमैन जो होता है हमारा सुपरिटेंडेंट, उसके हमें कार्य बताने हैं। तो जो हमारा सुपरिटेंडेंट होता है उसका जो पहला काम होता है वो होता है प्रिपरेशन ऑफ वर्क शेड्यूल। आज दिन भर हमारी फैक्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन में क्या काम होगा ये
जो मालिक मैनेजर को काम देते हैं और मैनेजर सुपरवाइजर को काम देता है, तो सुपरवाइजर उसी काम का पूरा शेड्यूल तैयार करता है कि आज हमें कितने वर्करों के साथ अपना कौन सा काम पूरा करना है जो हमें टॉप लेवल ने दिया है। इशू ऑफ ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन, क्योंकि जो सुपरवाइजर है ठेकेदार होता है वो मजदूरों के बीच में खड़ा रहता है, वही मजदूरों को आदेश निर्देश देता है और वर्करों से काम करवाता है। गाइडेंस टू सबऑर्डिनेट, ठेकेदार यानी कि जो सुपरवाइजर होता है वो हमेशा वर्करों के बीच में खड़ा रहता है और उनको काम करने का तरीका बताता है, उनको सलाह वगैरह देता है, और अगर काम करने में कोई दिक्कत वगैरह आ रही है तो वो उन दिक्कतों को दूर करता है। Guiding and advising the subordinates is the primary function of a supervisor. ये जो प्राइमरी फंक्शन यानी मुख्य कार्य होता है ठेकेदार का कि हमेशा अपने मजदूरों को हमें सलाह वगैरह देनी है और उनको गाइड करना, उनको रास्ता दिखाना है काम करने का। नेक्स्ट है इंस्पिरेशन, प्रेरित करना, इंस्पिरेशन टू वर्कर्स। ए सुपरवाइजर इंस्पायर द सबऑर्डिनेट टू परफॉर्म हिज वर्क इन ए बेटर वे। हमेशा जो ठेकेदार होता है सुपरिटेंडेंट, वो क्या करता है, वर्करों के बीच में खड़ा रहता है और उनको काम करने के अच्छे से अच्छे तरीका बताता है या फिर समझाता है कि हमारे जो वर्कर हैं वो कैसे अच्छी तरह से सबसे बेस्ट तरीके से कैसे काम को पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा 5th नंबर पॉइंट, इंस्पेक्शन ऑफ सेफ्टी डिवाइसेस। हमेशा जो सुपरवाइजर या सुपरिटेंडेंट होता है उसका ये भी एक फंक्शन होता है कि वो हमेशा जहाँ पर भी वर्कर काम कर रहे हैं, जो फैक्ट्री में मशीनें वगैरह हैं, उनको चेक वगैरह करते रहें कि कोई मशीन डेंजर तो नहीं है, खतरनाक तो नहीं है, या फिर बहुत पुरानी तो नहीं है जिससे मजदूरों को चोट वगैरह लग जाए या फिर मजदूरों का हाथ वगैरह आ जाए या एक्सीडेंट वगैरह हो जाए। तो हमेशा एक अच्छे ठेकेदार को हमेशा इंस्पेक्शन वगैरह करते रहना चाहिए कि हमारी जो मशीन है वो सेफ है या नहीं है। आज का हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60, राइट द ऑब्जेक्ट ऑफ कंट्रोलिंग। नियंत्रण के उद्देश्य बताइए। नियंत्रण का मतलब होता है दूसरों से जब हम काम करवा रहे हैं तो हमें उन पर नजर रखनी है, हमें उनसे काम करवाना है। तो कंट्रोलिंग का पहला ऑब्जेक्ट, टू सेट द टाइम कंज्यूम्ड एंड वर्क। कंट्रोलिंग में हम जब भी अपने जूनियर से काम करवाते हैं तो पहले हम टाइम सेट कर देते हैं कि हमें इतना काम और इतने वर्करों के साथ पूरा करना है। Next, to ascertain the required material, man and facilities for the work and to see as to what resources are available. हमें कंट्रोलिंग का जो दूसरा उद्देश्य होता है वो ये भी होता है कि हमें कोई भी काम करने के लिए पहले से ये पता लगा लेना कि हमें मटेरियल कितना चाहिए, हमें वर्कर कितने चाहिए, फैसिलिटीज फॉर वर्क एंड टू सी, हमें काम करने के लिए वर्करों को क्या क्या फैसिलिटी वगैरह देनी है, और हमें जो वर्करों से काम करवाना है उसके लिए हमारे पास रिसोर्सेस कितने हैं। नेक्स्ट है टू एसरटेन वेदर द वर्क हैज बीन परफॉर्म्ड। कंट्रोलिंग में तीसरा जो उद्देश्य होता है वो कंट्रोलिंग का ये भी होता है कि हमने जो काम सेट किया था, स्टैंडर्ड वाला होता है पहले से काम के बारे में सोच लेना कि हमें ये वाला काम करवाना है, इतने रुपए में करवाना है, इतने वर्करों के साथ करवाना है, इतने टाइम में करवाना है, तो क्या वो काम उतने ही रुपए में हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, हमारे जो काम करने की जो कॉस्ट है वो उतनी आ रही है जितना हम सोच करके चले थे कि नहीं आ रही है। नेक्स्ट, कंट्रोलिंग का जो अगला ऑब्जेक्ट है वो टू फाइंड आउट द कॉजेस फॉर डिले ऑफ वर्क। कंट्रोलिंग में हम ये भी चेक करते हैं कि काम अगर नहीं हो रहा है टाइम से, अगर काम में देरी आ रही तो इसके रीजन यानी कि इसके कारण क्या है, वो हमें कारण भी ढूंढे जाते हैं कंट्रोलिंग में। 5th नंबर पॉइंट है हमारा टू एसरटेन एज टू व्हेन एंड हाउ मच वर्क and of what quality was completed and what was the ultimate cost। हम जो काम करवा रहे हैं उस काम में हमें कितना समय लगेगा and how much work, कितना काम कितने समय में होगा। हम जो काम करवा रहे हैं वो काम किस क्वालिटी का हुआ है, हम जैसे माल चाहते थे जिस क्वालिटी का वो माल उतना अच्छा उस क्वालिटी का बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और हम जो माल बनवा रहे हैं उसकी कॉस्ट उतनी ही आ रही है जितना हम चाहते थे कि उससे ज़्यादा आ रही है। तो कंट्रोलिंग में हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं। तो आज हमने 55 से लेकर के 60 तक क्वेश्चन पढ़े हैं। मिलते हैं हम स्टूडेंट नई क्लास में। आज की क्लास ओवर होती है।